नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको डॉटर्स डे यानी बेटी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज डॉटर्स डे है और इसी के चलते शायद आपने एक स्लोगन की आज मैं बात करूंगा दोस्तों। वो स्लोगन शायद आपने कहीं ना कहीं किसी राजनेता के मुंह से या कहीं ना कहीं ये स्लोगन आपने अपने जीवन में सुना ही होगा। ये स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस स्लोगन ने कई बच्चियों की जिंदगी बदली है। लगातार हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी स्टेजेस पर से ये जो स्लोगन है इसका इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं। तो कभी ना कभी आपके भी दिमाग में ये आया होगा दोस्तों कि आखिर ये स्लोगन आया कहां से, किसने पहली बार इस स्लोगन का इस्तेमाल करा। तो आज हम उन्हीं मेहमान से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम ये स्लोगन का इस्तेमाल किया, जिन्होंने जो ये स्लोगन है लेकर आई। आरपीएस चेतना भाटी का स्वागत है मैम आपका पंजाब केसरी में, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। चेतना धन्यवाद मैम। राहुल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया मैम। चेतना मैम, सबसे पहले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्लोगन आपने दिया, ये कैसे आपके दिमाग में आया, कब ये पहली बार आया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? क्योंकि आज के समय में बिटिया को एजुकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप खुद इतने महत्वपूर्ण पद पर हैं, तो आपको कैसे ये दिमाग में आया पहली बार? वो कौन सा पल था जब आपको लगा ये स्लोगन बनना चाहिए और दुनिया में इतना फैलना चाहिए? राहुल जी, मैं जैसलमेर जैसे बहुत छोटे से जिले से हूँ, और जी। जैसलमेर के अंदर अगर आप इसका इतिहास पढ़ोगे तो आपको जब भी आप कन्या भ्रूण हत्या के बारे में कोई भी गूगल में बहुत लोग सर्च कर लेते हैं। बहुत एक पहले तो क्या था कि किताबें आती थी, बिल्कुल। जैसे इंडिया टुडे आती थी या अखबार होते थे, पत्र पत्रिकाएं होती थी। तो जी। क्या होता था कि हम लोग तो जैसलमेर से हैं, तो वहाँ क्या था कि जो सुदूर के गांव है, जो हमारे पाकिस्तान बॉर्डर से जो टच गांव है, तो जी। वहां पे बच्चियां नहीं होती थी, बेटियों का रेशो बहुत कम होता था। और जैसलमेर में तो एक गांव है जहाँ देवड़ा गांव है जैसलमेर जी। के अंदर, जहाँ 97 के अंदर, जी। 1997 के अंदर पहली बार 100 साल में किसी लड़की की बारात आई थी। तो आप ये कल्पना कर सकते हो कि क्या 100 साल में किसी के घर बेटी पैदा ही नहीं हुई? नहीं। आप ये सोचिए। बिल्कुल। तो ये चीज तो थी, वो जैसलमेर के अंदर थी। लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, कम उम्र के अंदर शादी कर देते थे। और क्योंकि उस जमाने के अंदर मेडिकल साइंस बहुत तरक्की पे नहीं था, आजकल तो सोनोग्राफी के माध्यम से एक औरत के पेट में ये पता कर लेते हैं कि बच्चा है या बच्ची है। उस जमाने में नहीं थे, तो फिर जो भी बच्चा पैदा होता था तो उसका जो लिंग होता था, उस लिंग के आधार पे एक लड़की हुई है तो इसकी हत्या कर दो। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारे उधर बहुत होती थी। और जब मैं छठी क्लास के अंदर पढ़ती थी, तो छठी क्लास के अंदर पढ़ने के दौरान मैं कविताएं लिखना मैंने शुरू कर दिया था। और ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्लोगन है, जी। ये स्लोगन उन कविताओं का एक पार्ट था। ये मैंने कभी नहीं सोचा कि ये स्लोगन इस तरह से प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा बोला जाएगा। और भारत के अंदर, भारत के जो टॉप के 5 स्लोगन हैं, अगर आप देखो तो आपके पास 5 स्लोगन मैं गिना देती हूँ, जो लोग मुझे बताते, जो लोगों से मैं सुनती हूँ। जैसे जय जवान जय किसान है, इनकलाब जिंदाबाद है, जय हिंद है ना। इस तरह के जो अपने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा था वो जी। है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। तो मैं जो जिस तरह से अपन देखते हैं कि आप कहीं भी निकलोगे तो आपको गली में मोहल्ले में, और विशेष तौर से ट्रक ड्राइवर्स जो है उनको, मैं ट्रक मालिकों को धन्यवाद दूंगी जी। कि बहुत सी गाड़ियों के जो वाहन के मालिक हैं, ड्राइवर हैं, इन लोगों ने इस स्लोगन को आगे बढ़ाने में हमारे समाज को बहुत बड़ा योगदान दिया है। और ये स्लोगन हमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है। बिल्कुल, आज ये स्लोगन तो कहीं ये ना चीज कहीं दीवारों पे जैसलमेर लिखा से उठी, हुआ। और उस जमाने से उठी जब मैं जी। स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ती थी। मैंने ये नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे पास उतने संसाधन नहीं थे इसको जी। प्रचार प्रसार के, इसलिए मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं अपने प्रयास कर रही थी। लेकिन आज जो हर गली मोहल्ले तक ये चीज पहुंची है, तो ये जी। प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही पहुंची है। और भारत की महत्वपूर्ण राज्य और केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं में इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लिया गया। ये बहुत बड़ी बात है हम बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए। बिल्कुल मैम। आ, चेतना मैम, आपने कहा ये जो स्लोगन नहीं था, ये एक कविता का हिस्सा था। अगर उस कविता की चंद पंक्तियां अगर आपको याद हो तो मैम प्लीज। हाँ, ये याद नहीं, मैं बता देती हूँ। ये जी। क्या था कि खूब सारी कविताएं लिखी गई थी, तो जी। उसमें ऐसे लिखते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर उस कविता को लिखते थे। तो ये इस तरह से है कि जैसे कि कविता है जो मैं बहुत जगह पढ़ती भी हूँ, जी। कि हर जख्म को दिलों में छुपाती है बेटियां, बेटों सा फर्ज जब निभाती है बेटियां, है जिंदगी में उसकी अहमियत बहुत, फिर दुनिया को कोख से गिराती है बेटियां।
रहती हमारे दिल में धड़कन सी बेटियां, महकती घर आंगन में चंदन सी बेटियां, हर घात को हर जुल्म को सहती है बेटियां, हर गम को हर पीड़ा को कब कहती है बेटियां। इन बेटियों का कोख में कत्ल भी होता है, रोती है तब वसुंधरा महाकाल भी रोता है, कटते हैं उसके हाथ पांव सिर भी उसका कटता है, पर पाप करने वालों का कलेजा नहीं कटता है। बाबुल तेरी बगिया को सींचती है बेटियां, तेरी पीड़ा पर आंखें मीचती है बेटियां, ए माँ तेरे पल्लू को खींचती है बेटियां, जब कोख में मुट्ठी को भींचती है बेटियां। रोती है बेटी कोख में लहू की धारा बहती है, बेटे रहते कोख में तो बेटी क्यों नहीं रहती है, अपना सब कुछ चेतना देती है बेटियां, और नसीब वालों के घर जन्म लेती है बेटियां। क्या ये बात है। कुछ लाइनें हैं जो मैंने आपको नजर करी, आपको सुनाई। जी कन्या भ्रूण हत्या पे मैं बहुत सी चीजें लिखती रहती हूँ, लिखती आई हूँ, तो जी ये हमेशा मेरा वो रहता था। तो ये चीज मेरे कब नॉलेज में आई कि जब प्रधानमंत्री जी इस स्लोगन को बोले, जी वो दिन था 22 जनवरी 2015, पानीपत से जी। बोले, तो मुझे ये लगा कि या तो स्लोगन किसी ने मेरे से पहले लिखा है, अच्छा। और या मेरा वाला ही है जो वहां तक चला गया है। तो फिर जी। मैंने काफी सारी आरटीआई लगाई, अच्छा मैंने ओके। काफी सारी आरटीआई लगाई, जहां तक मुझे याद है मैंने 27 आरटीआई लगाई थी धीरे धीरे। और फिर मुझे ये पता लगा कि अभी जी तक ऐसा कोई बंदा नहीं आया है सामने जो ये चैलेंज कर सके कि भी उनके द्वारा लिखा गया। उनके मेरा द्वारा इस निवेदन स्लोगन यही लिखा। था कि किसी ने लिखा है तो बता दीजिए, जी और नहीं तो हमें सर्टिफिकेट दीजिए कि आपने बिल्कुल। लिखा, हमें अप्रिसिएशन मिलेगा। मांग जी तो कुछ भी नहीं रहे, जी सर्टिफिकेट जरूर मांग रहे हैं। बिल्कुल। तो वो एप्रिसिएशन मैम आपको कब मिला फिर? एप्रिसिएशन का मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि इस संबंध में मेरे को डायरेक्ट कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जी प्रधानमंत्री महोदय के कार्यालय में जब मैंने काफी सारी चिट्ठियां भेजी, तो वहां जी से चिट्ठी जरूर निकली महिला बाल विकास विभाग दिल्ली भारत सरकार को। जी और फिर वहां से चिट्ठी राजस्थान सरकार में आई जनवरी 2020 में, कि जी भाई चेतना भाटी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन का प्रमाण पत्र देने के लिए। जी लेकिन यहाँ पे जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने फिर वापस चिट्ठी केंद्र सरकार में भेजी कि भी स्लोगन आपने बोला है, लिया है, तो आप ही इसका सर्टिफिकेट दो। तो इस तरह से ओके। कुछ भी डायरेक्ट मुझे नहीं दिया गया। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जो प्रचार प्रसार हुआ, जी जो जिस काम के लिए हमने लिखा, जी जिन लोगों के लिए लिखा, बिल्कुल। उस लोगों तक पहुंचा, तो पहुंच ये गया। मेरे लिए बड़ी बात बिल्कुल, वो अपने आप में एक है। यस, संतुष्टि है। ये बात। बिल्कुल मैम। मैं यस ये जो यस यस, ये बड़ी बात। जी, ये जो नारा है, ये जो स्लोगन है, ये कोई भी संवैधानिक पोस्ट पर बैठा व्यक्ति हो, कोई भी पॉलिटिशियन किसी भी मंच से बोल रहा हो, तो ये स्लोगन का इस्तेमाल जरूर करता है। जैसे आपने बताया टॉप 5 स्लोगन जो बताए, तो उन्हीं में से एक ये है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसा फील होता है मैम जब आप ये सुनती हैं किसी पॉलिटिशियन को मंच से, लाखों की संख्या में जमावड़ा लगा हुआ है, लोग उन्हें सुन रहे हैं, और उस वक्त आपके स्लोगन का इस्तेमाल किया जाना, कैसा महसूस होता है? आप ये देखिए कि मुझे इतना अच्छा महसूस होता है जब मैं खुद उस सभा के अंदर मौजूद होती हूँ। क्या? हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी साहब अभी जी 2-3 दिन पहले पधारे थे, चित्तौड़गढ़ पधारे थे। तो जी अजगढ़ बाबू जी के यहाँ सावरिया सेठ जी के पास में उनका प्रोग्राम था। तो जी साहब मुख्यमंत्री महोदय ने भी ये नारा बोला, और बोला कि इस तरह से मोदी जी ने नारा दिया जी और इस तरह से आगे बढ़ाया इस बात को। और सरकार प्रयासरत है जी इनको, बच्चियों को, बेटियों को पढ़ाने के लिए, इनको बचाने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर जहां जब तक ये मेरे तक सीमित था तो इतना प्रचार प्रसार नहीं था। नहीं हो पाया। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का, और विशेष तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने जी जनवरी 2015 से इसको केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना में लेके घर घर गली गली में इस नारे को पहुंचाने का कार्य किया। इसको मैं ड्यूटियों में जब जाती हूँ, ड्यूटीज में, तो मैं जी देखती हूँ कि स्कूल में जा रहे हैं तो वहां लिखा हुआ है, किसी गांव बिल्कुल में जा रहे हैं तो किसी सड़क के किनारे लिखा हुआ है, किसी बिल्कुल। होटल में जा रहे हैं तो वहां लिखा हुआ है। मतलब इसको मन से स्वीकार किया गया है आम जनता के द्वारा। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए, कुछ नारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर एक व्यवस्था तक, एक समय तक सीमित होते हैं। जैसे एक नारा था 1942 के अंदर, अंग्रेजों भारत छोड़ो। जी तो जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा 1942 में दिया गया, और देश 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हो गया, बिल्कुल। तो फिर नारा एक इतिहास बन के रह गया। जी फिर उसकी अहमियत नहीं रही, सिर्फ एक ऐतिहासिक महत्व ये रहा कि जी भारत के लोगों ने अंग्रेजों से भारत का पीछा छुड़ाने के लिए नारा दिया
कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और फिर क्रांति 42 से 47 तक लड़ी गई, तो अंग्रेज 1947 के अंदर चले गए। तो एक जी ऐतिहासिक धरोहर बन के रह गया। लेकिन जी ये वो नारा है जो बिल्कुल जय हिंद की तरह है। जय हिंद, जैसे जब तक भारत हमारा है, जब तक जी हमारा देश है, हम अपने भारत का जयकारा बोलते रहेंगे, जय हिंद कहते बिल्कुल रहेंगे। और पुलिस का, सेना का मतलब ये एक हमारा स्पेसिफिकल लोगो समझ लीजिए, एक डायलॉग समझ बिल्कुल लीजिए कि भाई हम जय हिंद बोलते हैं। तो उसी बिल्कुल तरह से मानव जीवन के अंदर अब ये जय हिंद तो सिर्फ संबंधित रह गया सेना का, पुलिस का, बिल्कुल या आम जनता भी, अपने लोग जो समझदार लोग हैं, जो जानते हैं कि ये अभिवादन में जय हिंद बोलते हैं, अपने जी देश की जय बोलते हैं। लेकिन ये एक ऐसा नारा है जो सब धर्मों से, सब जातियों से, हर पंथ से ऊपर उठा हुआ नारा है कि जब तक दुनिया के अंदर, जब तक ये सृष्टि है, जब तक लिंग चलता रहेगा, जब तक मनुष्य की पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग चलता रहेगा, बच्चियों का जन्म होगा, बच्चों का जन्म होगा, और ये पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी, तब तक ये नारा हमेशा जिंदा रहेगा। इस बात की मुझे खुशी। क्या बात है मैम। नारे की हमने बात करी, हर कोई इसका इस्तेमाल करता है, उसकी हमने चर्चा करी, लेकिन आपको क्या लगता है इस नारे का इम्पैक्ट कितना हुआ है, असर कितना देखने को मिला इसका? होगा, क्योंकि क्योंकि देखिए, मैं जहां तक देखती हूँ कि जैसे हरियाणा में रेशो बहुत कम था, जैसा कि मैं बिल्कुल। पढ़ती हूँ, मैंने जी, देखा है सेक्स रेशो कि बहुत ये कम था हरियाणा हरियाणा। से इसलिए उठा था, ये हरियाणा से इसलिए उठा था कि वहां पे रेशो बहुत कम था लड़के लड़कियों का। और उसके क्या होता है कि सामाजिक जीवन के अंदर बहुत सामाजिक जीवन नहीं, हर जीवन के अंदर इसके परिणाम, दुष्प्रभाव पड़ते हैं। कि जी जैसे लड़कियों की संख्या जब कम होती है, तो अपन देखते हैं कि कई औरतें भाग जाती है, 2 बार शादी कर लेती है, आदमी 2 बार शादी कर लेता है, बच्चियां कम होती है तो शादी की प्रॉब्लम्स आती है लड़कों के सामने, जी और परिवार टूट जाते हैं। तो कई बार, मैं क्या, महिला थाने के अंदर मेरा लंबा जी एक्सपीरियंस रहा है नौकरी का, महिला थाने की सीआई का, महिला थाने जी की डीवाईएसपी का। तो जो मेरे सामने प्रॉब्लम्स आती थी ना, उसमें बहुत बड़ा ये होता था कि महिलाओं की संख्या का रेशियो का कम होना, कन्या भ्रूण का, कन्याओं का जन्म नहीं जी लेना भी सामाजिक जीवन के अंदर प्रभाव तो डालता ही है। और आपराधिक जीवन जो चलता है लोगों का, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है कि लोगों को अपराध की तरफ धकेलते हैं। जी और परिवार कई बार टूटते, कई बार ऐसे लोग मेरे सामने है, अरे भाई तुमको पता था कि इसकी पहली शादी हो रखी है, तुमने इसकी गृहस्थी तोड़वा दी, तुमने इनकी जीवन में दखल दिया, तुमने ऐसा क्यों किया? तो क्या हमारे तो लड़कियां मिलती नहीं है, और उनके उसके बिल्कुल हस्बैंड से बन नहीं रही थी, तो हमने ऐसा कर दिया। तो ये जो प्रभाव समाज के अंदर दुष्प्रभाव आते हैं, इसका बहुत बड़ा कारण ये होता है। और खुशी इस बात की है कि धीरे धीरे समाज में, देखिए, कोई भी चीज होती है तो परिवर्तन होता है। जी जब भी कोई मोबाइल फोन आया तो पहले अपन सुनते थे, धीरे धीरे उसको चलाना शुरू किया, तो आज अब नया फोन आया है तो बिल्कुल लोग उसके सिस्टम को समझते हैं। तो धीरे धीरे जो डेवलपमेंट समाज में होता है, उसका प्रभाव है कि आप पूरा कालीन, जब भारत आजाद हुआ तब से लेके, और धीरे धीरे जो लड़कियों की एजुकेशन का रेशो बढ़ा है, कामकाजी महिलाओं का रेशो बढ़ा है, जी और महिलाओं के साथ जो अपराध होते थे उसका भी देखिए कि लोग ये कहते हैं कि क्या पहले अपराध नहीं होते थे? जी होते थे, लेकिन क्या था कि लोगों को उसका पता नहीं चलता था। जी इसलिए लोग ज्यादा हल्ला मचाते हैं कि अरे उस सरकार के टाइम ज्यादा अपराध हो रहे, नहीं, इस सरकार के टाइम ज्यादा अपराध हो रहे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि भाई अपराध होते ही नहीं, अपराध होते हैं। पुलिस और कानून बनाया इसीलिए गया है कि इन अपराधों जी को रोका जाए। लेकिन हमारी जो नैतिक जिम्मेवारी है कि हम उन अपराधों को रोकने के लिए अपना क्या योगदान दे सकते हैं, क्योंकि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग अपराधियों के लिए सॉफ्ट टारगेट होते हैं। तो बिल्कुल। उस सॉफ्ट टारगेट को अपन खुद हार्ड टारगेट कैसे बनाए कैसे कि वो बनाए? खुद मजबूत बने, खुद मजबूत बने। हम कई बार अपन केस देखते हैं तो अपन ये देखते हैं कि हमारी गलतियों से, हमारी लापरवाही से, जी हमारी बेवकूफी से हम कुछ चीजों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि अपराधी अपराध करता है। करता तो है। उसको रोकने के लिए जो इस तरह की चीजें वो अपना कार्य करती है, हमें हमें मदद करती है। जी मैम, बिल्कुल आपने बताया कि किस तरीके से समाज में बच्चियों के लिए और क्या किए जाने की जरूरत है, बच्चियों को टफ बनाने की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है, आज के समय की ये डिमांड है। साथ ही मैम, आपराधिक घटनाओं की आपने बात करी, तो उसी सवाल पे मैं आता हूँ। आपराधिक घटनाएं आज लगातार हमारे समाज में हो रही है। अभी कोलकाता का ही केस देख लीजिए। तो लगातार इस तरह की जो आपराधिक घटनाएं महिलाओं और छोटी बच्चियों के साथ जब होती है, और एक तरफ आपने अब बताया कि बचपन में जब आप कविताएं लिखती थी तो आपने इस स्लोगन का इस्तेमाल किया करती थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अपनी कविताओं में। तो आप
आपकी जो मनोस्थिति है, आपसे मैं समझ सकता हूं कितना बच्चियों को लेकर आप कितना ज्यादा कनेक्टेड होंगी। तो जब इस तरीके की घटनाएं आपके सामने आती है, बच्चियों पर आए दिन ये जो घटनाएं होती है, महिलाओं को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, उसके बाद आपको क्या महसूस होता है? आपकी मनोस्थिति उस वक्त क्या होती है? क्या लगता है आपको कि ये आपराधिक घटनाएं आखिर समाज में जो है कब थमेगी? जल्दी कॉन्फ्रेंस में अब मैं बताना चाहूंगी राहुल जी जी कि मनोस्थिति बहुत ही विकृत हो जाती है, हमारी खुद की विकृत हो जाती है। जो इतने पढ़े लिखे हैं, इस पोस्ट के ऊपर है, एक जी जिम्मेवार भारत के नागरिक हैं, एक पुलिस ऑफिसर है, एक महिला है, और जिसने ये स्लोगन लिखा तो उसकी स्थिति और ही बुरी होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि हम जो फोकस अपनी बच्चियों पे कर रहे हैं, जी अब वो फोकस हमें अपने लड़कों पे करने की जरूरत हो गई है। हमें अपने लड़कों पे इस चीज का फोकस करने की जी जरूरत हो गई है, क्योंकि जब से अपना नया कानून बना है, तो जी आपने देखा कि पहले जो पुराना कानून था तो उसमें क्या होता था कि इनको एक लाइन मिल जाती थी बचने की, जी कि भाई ये 16 साल से ऊपर है, या ये 18 साल से ऊपर है, या ये इस तरह से है, ये इस तरह से है। लेकिन जो नया कानून हमारा अपना, उस नई न्याय संहिता में बिल्कुल ये का बोला गया कि 18 साल से कम उम्र के बालक बालिका को, पोक्सो में भी ये बोला गया कि नाबालिग समझा जाएगा, बिल्कुल नाबालिग समझा जाएगा। लेकिन रेप के संबंध में जो नया कानून बना, उसमें ये चीज है कि अगर उसने किया है तो उसका ट्रायल जो है वो, आप देखते हो कि अब सजा मृत्युदंड तक की कर दी गई है। जी तो इस तरह की जब सख्त सजाएं होगी, उन सख्त सजाओं का जब समाज को पता लगेगा, जैसे निर्भया के कांड के अंदर हुआ कि बिल्कुल भाई 16 साल का है, 18 साल का है, इस तरह से उसको पेचीदा बनाने का कोशिश किया गया। जी तो अब जो मामले बने हैं कि अगर लड़की एक दिन भी छोटी है, 2 घंटे भी छोटी है, 48 सॉरी 18 साल की उम्र से, जी तो उसमें जो कानून का प्रोसीजर है वो बिल्कुल बालिका का जो है वो नाबालिग की तरह है। लड़का करता है तो उसके साथ क्या, लड़के के साथ कुकर्म हो रहे हैं। ये मत बिल्कुल सोचिए कि लड़की के साथ हो रहे, लड़कों के साथ भी हो रहे हैं। तो समाज को बहुत ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है। जैसे कि अपन साइबर फ्रॉड के मामलों में देख रहे हैं जी कि साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? तो कारण तो दो ही है कि या तो हम बेवकूफ है या हम लालची हैं। तो एक तो इन चीजों को जागरूक करना पड़ेगा, तो हम काफी हद तक इसको रोक सकते हैं। उसी तरह से लड़कियों को भी जागरूक करना पड़ेगा, लड़कों जी को भी जागरूक करना पड़ेगा, लड़कों को समझाना पड़ेगा, लड़कियों को समझाना पड़ेगा। राजस्थान पुलिस जो है सेल्फ डिफेंस के प्रोग्राम चलाती है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाओ। तो राजस्थान पुलिस जो प्रोग्राम चलाती है वो आपका 7 दिन का प्रोग्राम है। वो जी आपको बेसिक चीजें सिखा देगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती है, कानूनी ज्ञान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। ये हमारी पुलिस की तरफ से होता है। लेकिन मेरा ये निवेदन है जी कि आजकल मैं देखती हूँ कि पिछले 5-10 सालों के अंदर काफी जगह 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 पर ऐसी क्लासेस खुली है, ऐसे जी ऐसे स्कूल खुले हैं जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं प्राइवेट तौर पे, उनकी कुछ फीस होती है। तो इस संबंध में माता पिता को आगे आना चाहिए। दूसरा, मैं ये देखती हूँ कि लड़की शारीरिक रूप से कमजोर इसलिए रह जाती है, अब तो लड़के भी रहने लगे। कारण क्या था कि जब हम लोग पढ़ते थे तो जी स्कूल्स के ग्राउंड बहुत बड़े बड़े होते थे, फिजिकल एजुकेशन का एक पीरियड होता था, दौड़ने के लिए बिल्कुल कहा जाता था, उठक बैठक के लिए कहा जाता था, हमारे जी शरीर को मजबूत बनाया जाता मजबूत था। बनाया जाता। लेकिन आजकल हम क्या चाहते हैं? आजकल हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, हमारा बच्चा आईआईटीएन बन जाए, हमारा बच्चा जी इंजीनियर बन जाए, आईएएस आईपीएस बन जाए, कुछ अच्छी पोस्ट पे अच्छा कमाना लगे। हमारे को उसकी फिजिकल फिटनेस से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं तो है। इसमें लड़की को मजबूत करना पड़ेगा। और विशेष तौर से ट्यूशन 1 घंटा कम कर दीजिए, कोई दिक्कत जी नहीं है। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस जरूर सिखाइए, कराटे जरूर सिखाइए, और उसको गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग जो है, मैं क्या वर्ड यूज कर रही हूँ राहुल जी, जी ध्यान दीजिए, गुड ट्रेनिंग, टच बैड टच। गुड टच बैड टच की जी ट्रेनिंग उसको जो है वो 3-4 साल की, जैसे भी हमारी बच्ची बच्चा होता है, बिल्कुल इसको हमें देना पड़ेगा। ये जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी हमारी है, हम पेरेंट्स की है। बिल्कुल बिल्कुल ऋचा जी, बहुत बहुत शुक्रिया चेतना जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दोस्तों, ये आज हमारे साथ जुड़ी थी आरपीएस चेतना भाटी जी। चेतना भाटी जी वो शख्स हैं जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन जो है वो लेकर आई, और अपने बालपन में इन्होंने जब कविताएं लिखा करती थी तब इस स्लोगन का ये इस्तेमाल करती थी। चेतना जी, पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू तो सो मच राहुल जी, शुभकामनाएं आपके पंजाब केसरी परिवार को। थैंक यू मैम।
तो चेतना जी, जैसा हमने बताया दर्शकों कि चेतना जी ने वो स्लोगन दिया जहां बेटियों को पढ़ाने की बात करी और बेटियों को बचाने की बात करी। हालांकि जैसा चेतना जी ने कहा कि आप अपनी बेटी को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बच्चियों को आज के समय में टफ बनाने की कहीं ना कहीं जरूरत है। और उस जरूरत को लेकर हमें और आपको सभी को काम करने की जरूरत है। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और चेतना जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।